अगर न्यायालय में आपका चल रहा है, आपके द्वारा अपने पति से मेंटेनेंस की माँग की जाती है, तो वहाँ पर पति के वकील साहब आपसे किस तरह से सवाल पूछ सकते हैं और आपको किस चलिए, आज का ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर मैंने महिलाओं के लिए बनाया है, जहाँ पर मेंटेनेंस का मामला अगर न्यायालय में आपका चल रहा है, आपके द्वारा अपने पति से मेंटेनेंस की माँग की जाती है, तो वहाँ पर पति के वकील साहब आपसे किस तरह से सवाल पूछ सकते हैं और आपको किस तरह से उनके सवालों का जवाब देना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, जहाँ पर बात आ जाती है मेंटेनेंस की, तो वहाँ पर पत्नी की ओर से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक उसे मेंटेनेंस की प्राप्ति हो। लेकिन यहाँ पर महिलाओं के द्वारा कुछ गलती की जाती है। वो गलतियाँ क्या-क्या है, आज इस वीडियो में मैं यही जानकारी आपको दूँगी। देखिए, जहाँ पर पति से वाद-विवाद होता है और पत्नी मायके चली जाती है या अलग से रहने लगती है, तो वहाँ पर पत्नी के द्वारा कुछ आरोप ऐसे लगाए जाते हैं जो सत्य नहीं होते हैं। जहाँ पर पत्नी के द्वारा कुछ बातें बढ़ा-चढ़ा-कर प्रस्तुत की जाती है। अगर अत्याचार हो रहा है या जो बात आपके साथ हुई है, जो घटना घटित हुई है, अगर आप वही जानकारी न्यायालय में या कोर्ट में देते हैं या पुलिस स्टेशन में देते हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएँगे, वहाँ पर ना तो आपको झिझक होगी और ना ही वहाँ पर आपको डर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है झूठे आरोप लगाने की, जहाँ पर बात आ जाती है झूठी बातें लिखने की, जहाँ पर बात आ जाती है बढ़ा-चढ़ा-कर न्यायालय में अपनी बात रखने की, या जब पुलिस स्टेशन में जा आते हैं तो वहाँ पर आपके द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर बातों को प्रस्तुत की जाती है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं फँसने का डर होता है और वहाँ पर सामने वाले वकील साहब को आपको किस तरह से फँसा सकते हैं, ये कुछ गलतियाँ जो आपके द्वारा की जाती है, वही मैं बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले बात आ जाती है मेंटेनेंस के केस में, तो मेंटेनेंस में महिलाओं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे सामने वाले वकील साहब जब आपसे बात करेंगे, तो बहुत आपसे पहले कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आप आसानी से जिसका जवाब दे सकें। आपका नाम पूछा जा सकता है, आप पहले कहाँ काम करती थी या आपके भाई-बहन कितने हैं, आपकी क्या एजुकेशन है। इस तरह से साधारण से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वो प्रश्न पूछने का कारण ये रहता है कि आप सही तरीके से न्यायालय में अपने सवालों का जवाब दे पाएँ। आप एक कम्फ़र्ट फ़ील करें और वहाँ पर अपनी बात सही तरीके से प्रस्तुत कर सकें और वहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप विवाह से पूर्व क्या कोई काम करती थीं, आपका नाम क्या है, आपके पति का नाम क्या है, आप अपने सास-ससुर के साथ कितने समय रही, क्या शुरुआत में आप लोगों के बीच में सब सही था, क्या उस वक़्त आपके पति आपको पैसा देते थे और कब तक आपको पैसा दिया जाने लगा और कब आपको पैसा नहीं दिया जाने लगा। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन कहीं पर जो आपके द्वारा गलती की जाती है, वो मैं बताने वाली हूँ। देखिए, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि क्या विवाह से पूर्व आप कोई काम करती थीं? आप कहेंगी अगर करती होंगी तो आप कहेंगी हाँ, मैं इस कंपनी में काम करती थी या मेरी सरकारी नौकरी थी, उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने बोला कि इसे आप छोड़ दो। या आप ये भी कह सकती थी नहीं, मैं कोई काम नहीं करती थी, जबकि आप घर पर ट्यूशन लेती थी या आप सिलाई का काम करती थी। इस तरह से अगर आप काम करती थी, अगर आपके द्वारा ये जानकारी वहाँ पर छिपा दी जाती है और ये बात आपके पति के वकील साहब सामने रखते हैं, तो वहाँ पर फिर आप झूठा आप साबित हो सकती हैं। जैसे कि आप कहाँ पर काम करती थी? आपने ये कहा कि मैं कहीं काम नहीं करती थी, मैं तो शादी से पूर्व कोई काम नहीं करती थी। लेकिन सामने वाले वकील साहब, पति के वकील साहब ये पूछ सकते हैं कि हमें तो ये मालूम है कि आप विवाह से पूर्व घर पर ट्यूशन लेती थी, उससे आपके पास अच्छी खासी इनकम आ जाती थी। फिर आप कहती हाँ, ये तो था, मैं तो ट्यूशन लेती थी। फिर सामने वाले वकील साहब आपसे कह सकते हैं जब आप ट्यूशन लेती थी, तो आपने ये जानकारी न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं रखी? आपने अभी हमने जब आपसे पूछा कि क्या विवाह से पूर्व आप कोई काम करती थी, तब आपने इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी? उस वक़्त आपके पास कोई आंसर नहीं रहेगा, तो वहाँ पर आप फँस सकती हैं। दूसरा, आपके द्वारा ये लिखाया गया है, जहाँ पर आपने ये लिखा दिया था और आपको इस बात की याद भी नहीं है, जहाँ पर आपने लिखाया था कि मैं जब अपने सास-ससुर के घर में थी, तो वहाँ पर मेरे पति के द्वारा बहुत अत्याचार किया जाता था। मेरे सास-ससुर मुझसे
पैसों की मांग करते थे। मेरे पति भी कोई काम नहीं करते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि घर का खर्चा चलाना है तो तुम अपने मायके से लेके आओ। जब आपको मालूम है कि पति कमाता नहीं है, तो आपने मेंटेनेंस में इतनी डिमांड कैसे रखी है? जहाँ पर आपने पहले ये आरोप लगाया था कि मेरा पति कोई कमाता नहीं है, मुझसे ही ये कहता है कि तुम मायके जाओ और मायके से ही पैसा लेके आओ, और यहाँ पर आपने उनसे 50,000 रुपये हर महीने की डिमांड रखी है या 30,000 रुपये महीने की डिमांड रखी है। तो ये जब एक व्यक्ति कमा नहीं रहा है, जहाँ पर वो 500 रुपया दिन भी नहीं कमा रहा है, तो वहाँ पर आप उनसे 50,000 रुपये की डिमांड कैसे कर रही हैं? जहाँ पर आपके द्वारा स्वयं लिखाया गया है, जहाँ पर आपने लिखा है कि दहेज की मांग की है, इनके ऊपर लोन है, ये मुझसे कहते हैं कि आप मायके जाइए और मायके से पैसे लेके आइए, नहीं तो हम तुम्हें घर पे रहने नहीं देंगे। ये आपके द्वारा लिखाया गया है, और आप जो व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहे हैं उससे आप हर महीने 50,000 रुपये की कैसे डिमांड कर रही हैं? तो यहाँ पर जो आपने गलती वहाँ पे की, आपने तो लिख दिया। आपको किसी ने बोला कि आप जब तक बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखोगी तब तक आपको पैसों की मांग आप नहीं करोगी, तब तक आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आपके जो आपके पति के वकील साहब हैं, यहाँ पर आप फिर फंस सकती हैं। उनके द्वारा ये पूछा जा सकता है, फिर उसके बाद आपके पास कोई उत्तर नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कह पाएंगी। वहाँ पर फिर आप घबरा जाती हैं, और फिर यहाँ पर जो मेंटेनेंस का केस होगा वो थोड़ा आपके लिए वीक पड़ सकता है। इसलिए छिपाव आपको नहीं करना है। अगर आप पहले से कोई कमाती थी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप ट्यूशन क्लास लेती थी, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैं ट्यूशन लेती थी जिससे मेरी इनकम 5,000 रुपये आती थी या 10,000 रुपये आती थी 2013 या 14 में, और अब शादी के बाद मैंने काम नहीं किया क्योंकि घर गृहस्थी मुझे देखनी थी, मुझे अपने बच्चों को भी देखना था, और यहाँ पर मैंने बार बार कोशिश की काम करने की, लेकिन मेरे पति ने मुझे मना कर दिया, जहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया कि या तो तुम नौकरी करो या फिर तुम घर गृहस्थी संभालो, और इस वजह से मैं काम नहीं कर पाई। लेकिन अगर कोर्ट के द्वारा ये पूछा जाता है कि क्या आप अभी काम करने में सक्षम हैं, अगर आपको कल को कहीं से बच्चे मिलते हैं, ट्यूशन क्लास क्या आप ले सकती हैं, या टीचिंग का ऑफ़र आपको मिलता है तो क्या आप वो कर सकती हैं? यहाँ पर फिर आप कहती हैं हाँ मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। जब आपके द्वारा ये कहा जाएगा तो सामने वाले वकील साहब ये कहेंगे कि जब आप सक्षम हैं, जब आप कुछ काम कर सकती है, तो फिर आपको मेंटेनेंस की क्यों ज़रूरत है? क्यों आपने इतनी भारी डिमांड कर रखी है? जहाँ पर एक पति के पास जिसकी इनकम महीने की 1 लाख रुपया आ रही है, उसमें उसके माता पिता की जिम्मेदारी है, भाई बहनों की जिम्मेदारी है, घर का लोन है, खुद के भी खर्चे हैं, और वहाँ पर आपने 50,000 रुपया डिमांड कर रखा है। फिर यहाँ पर आप फंस सकती हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के ही, जब सामने वाले वकील साहब प्रश्न पूछेंगे, तो बहुत सोच समझ कर ही आपको आंसर देने हैं। जो आपने थाने में लिखाया है, एक एक चीज़ जो भी आपके द्वारा लिखा गया है, मारपीट की है, बाथरूम में बंद कर देते थे, या ऑफिस जाते थे तो मुझे फ़ोन दे के नहीं जाते थे, कितने बार मुझे खाना नहीं दिया, ये सारी चीज़ों के जवाब आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास इन सारी चीज़ों के जवाब नहीं है तो वहाँ पर आप फंस जाएंगी, और फिर वहाँ पर मेंटेनेंस से भी हाथ धोना पड़ेगा, मेंटेनेंस कम मिलेगी, कम प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपका केस पूर्ण रूप से खराब हो सकता है। इसलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बारीक चीज़ें जो होती हैं वो आपको ही देखनी पड़ती है। आप अपने वकील साहब से संपर्क कर सकती हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपके द्वारा क्या लिखाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो महिलाएं आज ये वीडियो देख रही हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि जो घटना आपके साथ घटी हुई है, उसी चीज़ को आपको न्यायालय के समक्ष रखना है, वही उसी तरीके से आपको मामला रखना है, और उसी तरह से सेक्शन लगाए जाते हैं। अगर आप झूठा आरोप लगाती हैं तो फिर वहाँ पर पूर्ण रूप से फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फ़िलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको अवश्य दूँगी। धन्यवाद।